अबरारुल हक आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप सबके बहुत ही फेवरेट सिंगर, जिनके सॉन्ग राइटिंग के हवाले से भी हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी कि मरे हुए लफ्जों को जिंदा करने का काम बहुत बड़ा काम हुआ करता है। जब सकाफत पर दूसरी सकाफत के असरात मुरतब होते हैं, तो ऐसे में पिछली दम तोड़ती सकाफत को जिंदा रखने वाले लोग और उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हमेशा अपना नाम जली हरूफ में लिखवाते हैं। तो अबरारुल हक का नाम उन लोगों में शामिल है कि जिन्होंने पंजाबी जबान की बहुत खिदमत की है। हमारे यहाँ FM 103 में अफजल साहिर ने ऐसे लफ्जों को जिंदा किया है और ऑन एयर किया, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अफजल साहिर और अबरारुल हक का ये एहसान पंजाबी जबान और अदब पर बहुत गहरे नकूश रखता है। अबरारुल हक साहब, अभी जब आप गीत सुन रहे थे तो मैं बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था कि आपने भी ये गीत काफी अरसे बाद सुना। जी हाँ, हम सब ने इस वक्त जो बैठे हुए काफी अरसे बाद सुना है, और मैं ये सोच रही थी कि जो न्यू जनरेशन है उन्होंने कम सुना है, उनके लिए क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि ये फैज उन्हें भी हासिल होना चाहिए। तो ये शैतानी फैज उनको दिया जा सकता है। एंजॉय करेंगे और गली मोहल्लों में दोबारा से एक अच्छी आवाज। लेकिन क्या आज की हीरोइन का नाम भी बिल्लो है? हाँ, नाम हो सकता है। बिल्लो तो एक कैफियत और एक कैरेक्टर का नाम है। वो जरूरी नहीं कि किसी का वाकई में नाम हो। वो एक खास तरह की टिपिकल चीज, जैसे लाइट कलर्ड आईज वाली किसी भी, उसको आप बिल्लो कहते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा इस कलर की आईज आ गई हैं, अब क्या करें? हाँ, वही ना, इतनी आम कर दी कि सारी बिल्लो लगती है। थोड़ा सा ये मसला हो जाएगा। बिल्लो या नीलो या कुछ भी। बचपन में चलते हैं, और आपने बताया कि आप बहुत शरीफ स्टूडेंट हुआ करते थे। तो ये शरारत अंदर कैसे है कि गानों में जो शरारत निकलती है? आपके अंदर एक बहुत शरीर इंसान मौजूद है। हर किसी के अंदर होता है, मैं समझता हूँ। उसकी तर्जुमानी करना और चीज होती है, बस वो टाइम होता है। अगर आपके शरारती सा वक्त है और उसको आपने लिख दिया तो वो समझ लीजिए कि वो वक्त अमर हो जाता है, और वो वक्त फिर गाने की सूरत में, शायरी की सूरत में जिंदा रहता है। बाकी डिफरेंट शेड्स हैं। एक स्पिरिचुअल शेड है, रूहानी से हम कहते हैं, एक ये शरारती फेज है, एक फिर कोई बड़ा जो कहना चाहिए एक रोमांटिक भी होता है। और ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जिसमें इंसान अंदर ही अंदर रहता है, शादाब रहता है। ये बताइएगा कि कोई ऐसी खास शरारत उस बचपन की जो आप अब तक न भूल पाए हो और कभी सोचते हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो? बहुत कम मैंने शरारतें की हैं, और सेंसिटिव था चूंकि, तो डर लगता था। और सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि 8 बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा था, तो बड़ों को शरारत पे जब डांट पड़ती थी तो मैं उससे डर जाता था। अच्छा। और आई यूज्ड टू एब्सटेन कि ये मैं ना करूं। ठीक, कि इससे ये होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं। समझदार ज्यादा थे। ये ना करूं मैं। हाँ जी, ठीक। तो कितने बहन भाई? माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, तो इसलिए वो मैंने बहुत कम की। तभी आपके ध्यान में आया होगा ना कि किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दिखार के, बाकी 7 में से कौन कौन साथ शामिल है? सब चाचा पापा मामा ताया जान जी। अच्छा, ये आपके बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली वाले, चचा फूफा ताया, वालिदैन को कुछ कहा तो होगा कि बच्चे को रोका क्यों नहीं? हाँ, चचा जी क्योंकि पॉलिटिशियन थे तो उन्होंने कहा तूने मेरे वोट जाया कर दिया। अच्छा, उस वक्त आपकी जॉब बहुत अच्छी थी, ज्योग्राफी के टीचर थे, और ये भी एक बहुत अच्छा करियर था जिसका आप आगाज कर चुके थे। इसमें हमारे पास मैसेज भी आया, मिसेज अफजल ने किया है। उन्होंने कहा कि इब्रार साहब जो है वो हरदिल अजीज है, अगर उनको कहा जाए कि आप पढ़ाई टीचिंग शुरू करेंगे या मौसीकी तो क्या करेंगे? ये सवाल उस वक्त भी उठा था। मौसीकी पढ़ाएं? मौसीकी तो मुझे सीखने की सॉरी मौसीकी स्टार्ट करें, इसी में फील्ड में रहें, या दोबारा टीचिंग की तरफ जाना है? अच्छा, ये पूछा है उन्होंने, यानी अगेन चॉइस। इनफैक्ट मुझे फिर से एचएसएन कॉलेज से तो ये किसी ने कहा कि दोबारा ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, लेकिन चूंकि काम अब इतने से है कि आपको पता है हॉस्पिटल एक माशाल्लाह चल रहा है, उसको चलाने के लिए हर साल हमें तकरीबन 16 से 18 करोड़ रुपया चाहिए होता है। उसके लिए हम कंटिन्यूस ऑन मूव रहते हैं। फिर दूसरा हॉस्पिटल बनने जा रहा है इस्लामाबाद में, जो किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल होगा, जो कि पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इसमें आपने ये भी प्लान किया है कि वो इस तरह का हॉस्पिटल होगा कि जिसमें 50% जो है वो पेड सर्विसेज होंगे। बिल्कुल, और 50% टोटली फ्री होगा, ताकि वो एक नए हॉस्पिटल की बुनियाद रख सके। और वो फिर जो 50% जिन लोगों से लेंगे वो तो साहिब हैसियत लोग होंगे ना, तो
उनकी वजह से उन लोगों को फायदा होगा, वो जो फ्री नहीं पे जी एग्जैक्टली। तो उस नजरिए के तहत हम इसको इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे ही वो जमीन पे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने दस्तखत बिठा देते हैं, हम उसकी तामीर शुरू कर देंगे और बहुत प्यारा तोहफा देंगे पाकिस्तान को। अबरारुल हक साहब, बातें आगे चलेंगी, मुझे ये बताएं कि फंड रेजिंग बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है जब आप किसी जगह भी जाके बात करते हैं फंड्स के लिए, तो आपका तो खैर एक बहुत एक्सपोजर और आपका फेम है, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि जनाब ये जो फंड्स हैं एग्जैक्ट उस जगह इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे। लोगों की अजीब तरह के तबसरे होते हैं, आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो क्या ऐसी बात है जो आपको पीछे नहीं हटने देती, डिस्करेज नहीं होने देती? और कुछ खास तबसरा भी किसी का अगर याद हो, कोई नेगेटिव ऐसा तबसरा जिसके बाद थोड़ा सा सोच में पड़े हो कि यार? जी बिल्कुल, देखिए शुरू में तो सब लोगों ने ये कहा कि पता नहीं पब्लिसिटी स्टंट है, ये हॉस्पिटल ये लोग अनाउंस कर देते हैं, बनते कोई नहीं, कभी किसी फनकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। उस वक्त इससे पहले कोई भी नहीं आया था फनकार वगैरह से कोई इस तरह। तो मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, मेरी नीयत यार बड़ी अच्छी है। तो किसी ने भी इसको सपोर्ट ऐसा जितना नहीं किया। अच्छा। मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। अपने पास से सबसे पहले तो पैसे आपको देने पड़ते हैं, अच्छी बात। जमीन खुद खरीदी, अच्छा, और जी हाँ, और उसके बाद उस पैसे भी खुद लगाना शुरू कर दिए। फिर स्कूलों के बच्चों के पास गया, मैं मेहनत बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि एक चीज याद रखें, जो लोग नए नौजवान ऐसा कोई काम करना चाहें, कि नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपकी नीयत ये हो कि आपने खिदमत करनी है और उसका अजर फिर अल्लाह ताला से लेना है। नंबर 2, जब आप फैसला कर लें फिर पीछे मुड़ के ना देखें। और फिर नंबर 3, ये सोच लें पहले से कि मुश्किलात आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो अजीब होगा, अगर आएंगी तो कुछ ऐसा अजीब नहीं होगा। और चौथी बात ये कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे कि यार मैं वापस चला जाता हूँ, नहीं करता ये काम, छोड़ो, दफा करो, है मैं क्विट कर देता हूँ। वो टाइम है जब आपकी सक्सेस बड़े करीब होगी। उस वक्त सोच लेना कि बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो, दस्तक दे रहे हो, तो उस वक्त अगर फैसला आपने कर लिया कि नहीं, जिंदगी है या मौत है, मैंने ये काम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए करना है। क्या बात। तो फिर अल्लाह ताला वो जब दरवाजा खोलेगा फिर तुम्हें बड़ा मजा आएगा, और फिर एक नया दरवाजा खुलेगा और फिर खुलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ नीयत ठीक रखनी है, मेहनत से काम करना है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं कहीं पे। अच्छी नीयत रखना और मेहनत करते ऑनगोइंग प्रोसेस है। वाह। अच्छा, ये आपकी खमीर में शामिल है कि जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है वहां से हमें इनकलाब की महक आती है, वहां से हमें नई कौमों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, वहां से फैज और वहां से इकबाल के नाम मंसूब हैं। तो ये क्या इस वजह से भी आपकी शख्सियत पर ये असर रहा कि आपने कुछ चेंज की बात की, या ये लाशऊरी तौर पे था? हुआ ये कि हमने हमेशा बुरी खबरी सुनी जब से हम पैदा हुए हैं। मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता, ये करप्शन की लपेट में है, ये बढ़ती चली जाएगी, अभी फलाना मुल्क किधर आ जाएगा, हमें 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ऐसी की तैसी यार, किसी की बात यह है, ये चीजें हमारे अंदर तहरीक पैदा करती हैं। और हम कहते हैं कि यार हम कोई चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, हम दूसरों पे क्यों डालते हैं, हम खुद क्यों नहीं उठते? हर चीज हम भाई वो कर ले, ये कर ले, बातें हमारे पास कमाल हैं करने के लिए, नारे कमाल बनाते हैं, खुद कुछ करते नहीं। जब आप अपने पे बात आ जाती है तो उसके लिए somebody has to get up। और फिर ये नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो उनको एक प्लेटफॉर्म दे। उनको आप देखें, अगर मैं जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हूँ और मैं उससे घर से बाहर निकलता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? करने को कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा ना। तो अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा, जैसे अभी यूथ पार्लियामेंट है, जी, तो मैं वहां जाकर रजिस्टर कराऊंगा अब कि यार बताओ मेरे लायक कोई हुई चीज तो बताना, मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर आगे वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनको ग्रूम किया जाएगा। वो अगर आप जितने पानी में वो आप ऊपर आ जाएंगे, और फिर कमाल ऐसे नौजवान हैं जो अभी तक सामने आए हैं। फिर अगर किसी कोई गरीब आदमी है और पैसे नहीं दे सकता अपनी एजुकेशन को, तो वो हम उस प्लेटफॉर्म पे उसको इंशाल्लाह सिर्फ इस वजह से कि वो अपने पैसे नहीं है उसके पास, तो वो अपनी तालीम ना जारी रख सके, वो नहीं होने देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, नाइंसाफी है किसी के साथ, तो वो नहीं होने देंगे। जितना बड़ा 1 लाख मेंबरान अभी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर ऑफ। सर, ये जमीर हैदर साहब ने मैसेज किया, उन्होंने आपको बहुत सलाम कहा, और उन्होंने यही पूछा है कि आपने ये जो यूथ पार्लियामेंट बनाया है, इसके लिए कोई काम शुरू किया? काम शुरू कर दिया जी। हम
16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी प्रेजेंस है इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट यूथ असेंबलीज हैं जिसमें 250 के करीब कोर ग्रुप है हर असेंबली में, और 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार उस इलाके की मेंबरशिप भी है। अच्छा, ये पंजाब में या दूसरे? ये पूरे पाकिस्तान में है। और जो डिस्ट्रिक्ट यूथ असेंबलीज हैं और अभी चारों सूबों में काम कर रही हैं। लेकिन इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है।